सर क्या अभी आपको कभी जस्ट लाइक मम्मी का ठेकुआ याद आता है क्या? आता है, क्यों नहीं वो आता है? जो 9th क्लास का बच्चा था। बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है, सबका आता है। मैं भी सर के लिए ठेकुआ लेके आया हूँ। तो सर मैं अभी आपको ठेकुआ देना चाहूंगा। बहुत मम्मी ने भेजा है आपके लिए। बहुत बढ़िया। तो अरे वाह, बहुत बढ़िया भाई, थैंक यू। तो मम्मी को मेरा प्रणाम कहना। जी सर। सर अगर आपको एक टाइम मशीन दी जाए तो आप पास्ट में जाना चाहेंगे या फ्यूचर में? क्या आपको लगता है कि कभी ऐसा दिन आएगा जब मशीन इंसान से ज्यादा समझदार हो जाएगी? सर आपके जीवन का सबसे कठिन समय कौन सा रहा और आपने उससे कैसे पारा? जैसे अभी जो भी यूपीएससी बच्चे देते हैं उसमें आईआईटी और आईआईएम के बच्चे आजकल ज्यादा निकाल रहे हैं, तो इसका सबसे बड़ा कारण आप क्या मानते जेई पास करके और आईआईटी में एडमिशन ले लिया है, वो कोई बड़े ऊंचे दर्जे का विद्यार्थी है, बड़ा पोटेंशियल वाला है और बड़ा मेधावी है। और जो ये जिसने नहीं पास किया वो कोई कम है। आप एकदम तुलना नहीं कर सकते। हैं? पेरेंट्स को ये समझना चाहिए। और हाँ, पेरेंट्स को समझना चाहिए ना। और जिन्होंने आईआईटी में नहीं पास किया है उन्हीं लोगों ने देश बनाया है। मेरा देश आज अगर दुनिया के अंदर में कोई मायने रखता है तो ये आईआईटी वालों के कारण से नहीं लड़ रहा है। जो छोटी जगहों से, आप एपीजे अब्दुल कलाम ने कौन सी आईआईटी में पढ़ाई की थी? बिल्कुल। और सर जैसे अभी आपने एपीजे अब्दुल कलाम सर के बारे में बात करा, तो आप क्या मानते हैं उनसे आपने क्या सीखा? जीवन से जुड़ा हुआ सवाल है। जैसे जीवन और मृत्यु जो है एक चक्र होता है, तो सर क्या आपको मृत्यु से डर लगता है? अगर एनर्जी का रूप बदल सकता है तो क्या इंसान का इमोशन भी किसी दिन मेजरेबल होगा? अगर सर भगवान आपसे जब मिलेंगे मतलब सबको तो जाना ही है एक दिन, तो अगर आपसे वो पूछे कि तुमने क्या सीखा इस जीवन से, तो आप क्या बोलेंगे उनको? मैं तो ये कर रहा हूँ कि पोटेंशियल सब में होता है। आप कह रहे हो जिसमें पोटेंशियल नहीं है वो भी, पोटेंशियल सब में होता है। लेकिन वो जो पूरी धारणा है कि बस सही उत्तर लिखना है अपने को सवाल का, लिख ही लेंगे ना। अगर हम चीजों को अच्छी तरह से समझते हैं तो हम अच्छी तरह से समझते हैं ये मेरी प्राथमिकता नहीं है। मेरे को नंबर अच्छे आएंगे, ये मेरी प्राथमिकता है। तो नंबर अच्छे लाने के लिए जो कुछ भी करना पड़ता है, लोगों को अपनी नींद खराब करनी पड़ती है, अपना हेल्थ खराब करना पड़ता है, अपना खाना पीना खराब करना पड़ता है, रिलेशंस जो पब्लिक रिलेशंस है वो खराब करने पड़ते हैं। और फ्रस्ट्रेशन होता है तो आदमी फिर मोबाइल के ऊपर ज़्यादा समय बिताना शुरू कर देता है, रील्स देखना शुरू कर देता है। फ्रस्ट्रेशन होता है उसका, फिजिकल मेंटल सारे प्रकार का हेल्थ खराब होता है। तो वो जो है ना, वहाँ पे गड़बड़ है। हमारे भारतवर्ष बड़ा वो मेधावियों का देश है, ये ब्रेन बहुत शार्प है ना। जो ठान लेंगे सो हम कर लेंगे, वो जिद है। बिहार में तो बहुत ज्यादा है, जो हम ठान लेंगे वो करके ही छोड़ेंगे। आप अपनी खुद से तय करो कि क्या करना है, जिससे कि मैं इस दुनिया के बेहतर बनाऊं। तो सर आप क्या मानते हैं जब आप किताब लिख रहे होंगे तो उस समय लोगों का आपके तरफ पॉजिटिव राय आ रहा था कि हाँ आप लिखिए, या लग रहा था कि आप कुछ नया ट्राई करने के चक्कर में गलती ना कर दें? हाँ, पॉजिटिव तो नहीं आ रहा था कहेंगे। समय ज्यादा लगने लगा। 2 साल गुजर गए, अभी किताब पूरी नहीं हुई। 3 साल गुजर गए, अभी किताब पूरी नहीं हुई। 4 साल गुजर गए, अभी। तब लोग कह रहे थे कि तुम वक्त बर्बाद कर रहे हो अपना। इस वक्त में या तो अच्छा रिसर्च करो और या तो अच्छे ट्यूशन पढ़ाओ, पैसे कमाओ। इसी तरह के एडवाइसेस मुझे मिलते थे। तो सर क्या आपको कभी उस टाइम फील हुआ कि मैं भी पैसे कमा लूं, करोड़पति बन जाऊं जैसे आजकल के टीचर्स बन जा रहे हैं? नमस्कार देशवासियों, मेरा नाम मनीष यादव है। आज के इस विशेष पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। जैसे कि एक हर एक बच्चा का सपना होता है कि कभी ना कभी किसी ऐसे गुरुजन से कुछ ऐसी सीख मिले। जैसे आपने महाभारत में देखा होगा, एकलव्य जो द्रोणाचार्य के शिष्य नहीं भी थे लेकिन छुप छुप के कुछ चीजों को वो सीख लेते थे। तो कहीं ना कहीं मैं पॉलिटिकल साइंस का छात्र हूँ, लेकिन साइंस में कुछ दिलचस्पियां थी जिसकी वजह से मैं सर की वीडियोज यूट्यूब पे जो पड़े हुए हैं उनको मैं देखता था। एक रात मुझे ख्याल आया कि क्यों ना सर को भी एक मेल करते हैं और देखते हैं कहीं रिप्लाई आ जाए। माँ सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और सर ने टाइम दिया। सर के बारे में मैं बताना चाहूंगा। सर बिहार के एक छोटे से गांव से निकल के कैसे फिजिक्स में शुरू में ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं थे, लेकिन जो माँ के हाथ का बना हुआ ठेकुआ था, कैसे इनको
पढ़ाई की तरफ प्रेरित कर गया। और ठेकुआ से याद आया, मैं भी सर के लिए ठेकुआ लेके आया हूँ। तो सर मैं भी आपको ठेकुआ देना चाहूंगा, मम्मी ने भेजा है आपके लिए। बहुत बढ़िया। तो अरे वाह, बहुत बढ़िया भाई, थैंक यू। तो मम्मी को मेरा प्रणाम कहना। जी सर। तो मैं सर के लिए ठेकुआ लाया हूँ। और पॉडकास्ट का जो पहला सवाल है हम उससे शुरू करना चाहेंगे, क्योंकि मैं थोड़ा सा हड़बड़ाया भी हूँ, क्योंकि गुरुजन के सामने थोड़ा सा डर रहता है बच्चे को। लेकिन सर एक ऐसे टीचर हैं जो डर को दूर करके फ्रेंडली तरीके से कैसे इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स को पढ़ाया है, उसी पे आज हम डिस्कस करेंगे। तो सर सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपका बचपन कैसा रहा बहुत और मस्त कहाँ रहा, बीता? बहुत मस्त रहा। पटना में बीता, दरभंगा में जन्म हुआ, समस्तीपुर में पहले 3 साल समझ लो, 3-4 साल समस्तीपुर में, और उसके बाद बाकी का पूरा बचपन जो है जी। वो पटना में। तो सर अब पटना गए, आपके एक बड़े भाई भी थे। तो सर अब अपने बड़े भाई का आपके जीवन में रोल बताइए, कैसा रहा? बड़े भाई का जो रोल होता है वही हम्म। रोल हम लोग किसी को भी कहते हैं ना, अरे बड़े भाई की तरह है, हमारे लिए बड़े भाई की तरह है। हम्म। उसका मतलब ही है कि बड़े भाई का जो रोल होता है बहुत ही व्यापक, और अनुभवों का पूरा पूरा लाभ वो देते हैं अपने छोटे भाई को। तो वैसा ही था। तो पूरी जिंदगी के अंदर में उनका बड़ा साथ रहा, और वो खुद पढ़ने में बहुत अच्छे थे, और इसलिए हम सब लोगों को उन्होंने पढ़ने के लिए प्रेरित किया। तो सभी भाई बहन उनके आशीर्वाद से अच्छा ही कर रहे तो सर आप विज्ञान की तरफ मतलब कैसे आ गए? शुरू से ही मन था हैं। या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं। उस समय में बहुत सारे ऑप्शंस भी नहीं पता होते हैं, तो जी। जो स्कूल में पढ़ाई होती है, जो होता है, उसी में से चूज करना रहता है। और उस समय बिहार में क्लास 8 में जाते ही पूछ लिया जाता था कि क्या पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, आर्ट्स पढ़ना है, कॉमर्स पढ़ना है, जी। और साइंस पढ़ना है तो बायोलॉजी पढ़ना है या मैथ्स पढ़ना है। क्लास जी। 8 में ही पूछ लिया जाता था। उस समय बच्चे की क्या बुद्धि होती है। हम्म। तो बस हो गया, साइंस पढ़ना और मैथ करना, मैथमेटिक्स पढ़ना, ये अनायास हो गया। कोई सोच समझ करके कि हाँ मुझे रुचि है इसलिए मैं विज्ञान में जा रहा हूँ, ऐसी बात नहीं थी। लेकिन हाँ, ये लेन अच्छी अच्छी निकली। ये जो गली विज्ञान की थी जो हमारे जी। अनायास हमने पकड़ ली, वो अच्छी ही रही, कहीं बड़ी ना कहीं राइट चॉइस था आपकी। राइट चॉइस था। मुझे लगता है कि चॉइस का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं होता है। जी। मनुष्य को इस ऐसी उसकी होनी चाहिए, उसकी प्रवृत्तियां होनी चाहिए कि मेरी चॉइस का काम नहीं भी है अगर, तो भी हम उसको पूरी दक्षता के साथ और पूरे इंटरेस्ट के साथ उसमें हम लग सकते हैं और कर सकते हैं, और उसी को अपनी चॉइस बना ले सकते हैं भविष्य के अंदर में। उसी में दक्षता हासिल कर सकते हैं, उसी में हम अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं, और फिर उसको उसको हम प्यार करने लग जा सकते हैं। जी। ऐसा कोई बहुत बड़ा रोड़ा नहीं है कि मेरा तो मन वो करने में था लेकिन हम तो यहाँ चले आए। अच्छा, चले आए तो चले आए, अब इसको ये यही इसमें अपना घर है। 100% है। हाँ, इसमें 100% है। तो सर जस्ट लाइक आप बचपन में, जहाँ तक मैंने आपके बारे में पढ़ा है कि 9th क्लास तक आप एक नॉर्मल से छात्र थे, तो क्या मम्मी पापा के आपके सख्त बहुत थे या प्रेरणादायी थे पढ़ाई को लेके? नहीं, सख्त भी नहीं थे, प्रेरणादायी भी नहीं थे। वो जिस समय रिजल्ट अगर होते थे उस समय हमें समझाया जाता था कि अच्छे नंबर क्यों नहीं लाते हो। ये था कि उनको विश्वास बहुत था मुझ पर। मेरे पेरेंट्स को इस बात से, मेरे बड़े भैया को भी मेरे पे विश्वास बहुत था। उनको मालूम था कि जिस दिन इसने पढ़ना शुरू कर दिया उस दिन ये पिकअप कर ले जाएगा। तो कभी भी मुझको ऐसी नहीं करी गई, ऐसी सख्ती नहीं करी गई कि बैठो पढ़ो ये करो, ऐसा क्यों नहीं किया, इतना होमवर्क है, कल इतना सवाल बना के मुझे दिखाना। ये सब मेरे साथ कभी नहीं किया गया। लाइफ लेसन्स पे ज्यादा ध्यान दिया गया। काउंसलिंग जरूर की गई, जी। पढ़ा करो, क्या करो, तुम कर सकते हो, ये सब इंस्पिरेशन देने की कोशिश की। लेकिन उस बचपन के अंदर में पढ़ने का महत्व भी पता नहीं था, तो नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा। फिर पढ़ना शुरू किया तो जैसा उनको यकीन था मेरे ऊपर, क्षमताओं के ऊपर कभी संदेह नहीं किया मेरे पेरेंट्स ने। चाहे कैसा भी खराब रिजल्ट लेकर के मैं घर आऊँ, मेरी क्षमता के ऊपर कभी संदेह नहीं किया। इसलिए कभी मुझे ट्यूशन लेने के लिए नहीं कहा कि तुम कमज़ोर विद्यार्थी हो तो जाओ ट्यूशन भी कर लो साथ में। ये कभी नहीं कहा, और ये बहुत बड़ा एक तरीके से मेरे लिए योगदान कह लो, मेरे लिए बहुत ही क्योंकि स्वतः अपनी प्रेरणा से जो सीखा
मन हुआ सीखा, नहीं जो नहीं मन हुआ नहीं सीखा। तो जो एक अपनी आंतरिक शक्तियां होती हैं, उनका पूरा पूरा विकास हुआ। कहीं ना कहीं नंबर कम आए। सोचने समझने का खुद से आपने। करेक्ट। हम्म, करेक्ट, तो वो बहुत आवश्यक है कि आपको कोई दूसरा गाइड करे। अभी अब ये कर लो, अब 15 दिन अगला ये कर लो, अब 7 दिन अगला ये कर लो, अब 3 दिन अगला वो कर लो। उसकी जगह अगर मैंने खुद ही अपनी रचना की है तो उसका अच्छा अच्छा परिणाम तो निकलता कैसे आप बचपन में फिजिक्स से आपको डर महसूस होता था या है। बिल्कुल क्यूरियोसिटी नहीं, रहता था? बिल्कुल नहीं, कोई डर नहीं महसूस होता है। मैं किसी चीज से नहीं डरा। मैं डरने का तो कोई सवाल ही नहीं था। जो नहीं समझ में आ गया, उसको नहीं समझ में आ गया, छोड़ दिया। जो समझ में आ गया उसको, उसका मैं आनंद ले लिया, उससे मजे ले लिए और उसको सीख लिया। तो ऐसे ही करते चला। तो सर जस्ट लाइक जिस समय में आप पढ़ाई कर रहे होंगे उस टाइम में भारत में बहुत सारे लोग थे जो शिक्षा को उतना महत्व नहीं देते थे, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल क्राइसिस और कुछ ना कुछ। तो उस टाइम शिक्षा वाला माहौल शुरू से आपके घर में था या संघर्ष भी था साथ में? नहीं नहीं, बहुत संघर्ष था। हम्म, बहुत संघर्ष था, फाइनेंशियल संघर्ष बहुत ज्यादा थे। मेरे बड़े भैया ने अपने पूरा जो बैचलर्स है 2 साल का उनका, हम्म, तो पूरे 2 साल उन्होंने बिना एक शाम भोजन करके और अपना बैचलर्स निभाया है। हॉस्टल में रहते थे वो। और हॉस्टल में रहने पर वो अपने मेस में पहले ही एप्लीकेशन देते थे कि जितना भी मेस बिल आता है मेरे से उसका आधा ही लिया जाए, क्योंकि मैं दोनों टाइम खाना नहीं खाऊंगा, मैं एक ही टाइम खाना खाऊंगा। तो फाइनेंशियल क्राइसिस तो बहुत जबरदस्त थी। लेकिन पढ़ाई का भी जुनून था। पढ़ाई का जुनून था। मेरे भैया तो बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे। तो हमेशा हर छठी क्लास से ही वो फर्स्ट आना क्लास में शुरू हुए और आखिरी तक एमए तक वो फर्स्ट ही आते रहे। तो पढ़ाई का वातावरण भी था और फाइनेंशियल क्राइसिस भी थी, संघर्ष भी था, दोनों थे। तो सर आप जब पटना पटना में पढ़ाई कर रहे थे तो पटना कॉलेज के बारे में बताइए, उस टाइम कैसा दिन था? नहीं, वो तो खैर पटना साइंस कॉलेज की, जो उस समय का पटना साइंस कॉलेज हुआ करता था 1970s का कह लो। 69 में मैंने एडमिशन लिया था पहली बार पटना यूनिवर्सिटी में। तो वो साइंस कॉलेज तो बिल्कुल अद्वितीय कहेंगे। अपने टॉप पे था। अद्वितीय कहेंगे हम, पूरे भारतवर्ष में अद्वितीय कहेंगे। वहाँ के शिक्षक, वहाँ की पढ़ाई, वहाँ की लेबोरेटरी, सब कुछ बहुत बहुत उन्नत थी। कोई ऐसे शिक्षक जिससे आपको स्वयं प्रेरणा मिला हो कि मुझे भी शिक्षक बनना है? वो शुरू से, जब अच्छे नंबर नहीं आते थे स्कूल में तब से, जो जितने हमारे शिक्षक थे उनका मैं चाहता था। नंबर नहीं देते थे वो हमें, लेकिन मैं उन सबका चाहता था, क्योंकि मैं उनकी बातों को समझ लेता था, बहुत आसानी से समझ लेता था, ग्राफ कर लेता था, याद नहीं रखता था इम्तिहान में लिखने के लिए, तो इसलिए नंबर नहीं मिलते थे। लेकिन सब जानते थे कि हाँ यही है जो कि अच्छी तरह से चीज़ों को समझ लेता है, आसानी से समझ लेता है। तो इसलिए वो सारे जो मेरे टीचर्स हैं, स्कूल से शुरू होकर के उसी समय से इतना उनके साथ में आत्मीयता का संबंध बना रहा कि शिक्षक बनने की प्रेरणा तो वहीं फिक्स हो गई थी कि बनना ही बनना है। स्कूल लाइफ में ही हो गई थी। अच्छे नंबर नहीं आने के बावजूद भी शिक्षक ही बनना है। और सारे शिक्षकों के नाम मुझे याद है, स्कूल के, कॉलेजेस के। साइंस कॉलेज में भी एक से बढ़ कर के एक शिक्षक मिले सब जगह। तो इसलिए शिक्षक बनने का बहुत जल्दी ही निर्णय हो गया था। तो सर साइंस कॉलेज की बात हो रही है तो कभी आप अपने दोस्तों के साथ कोई प्रयोग किए हो जो आपको आज भी याद हो? दोस्तों के साथ करने का तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहाँ पर तो हमारे साइंस कॉलेज के अंदर में एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस था। टाइम टेबल के अंदर में 4-4 पीरियड के एक्सपेरिमेंट होते थे। एक्सपेरिमेंट के लिए 4 पीरियड इकट्ठे होते हुआ करते थे और वीक में 2 दिन ऐसा। तो वो तो सारे एक्सपेरिमेंट्स जितने होने चाहिए इंटर में भी और इसमें बीएससी में भी, वो सब वहाँ कॉलेज में थे और वो सारे बच्चे करते थे, मैंने भी किए। तो सर जस्ट लाइक आपने इतना पढ़ाई किया और आपने बाद में बुक भी लिखा तो आप सर रिसर्च साइंटिस्ट भी बन सकते थे, लेकिन आपने टीचिंग क्यों किया? क्यों रिसर्च साइंटिस्ट मैं नहीं हूँ क्या? मैंने कितने 5 और पता नहीं कितने 10-11 तो पीएचडी गाइड किए हैं, पब्लिकेशंस किए हैं, लेबोरेटरी के अंदर में काम किया है, न्यूक्लियर फिजिक्स की लेबोरेटरीज के अंदर में काम किया है। तो रिसर्च तो किए ही है मैंने। हाँ, पाथ ब्रेकिंग रिसर्च नहीं किए हैं मैंने। और टीचिंग हमेशा हमारा सबसे पसंदीदा काम रहा है। तो रिसर्च एक साइड में है और टीचिंग एक साइड में है, और दोनों के अंदर में मैंने बैलेंस बनाया है हमेशा। तो सर अभी हम कानपुर में हैं तो आईआईटी कानपुर में आपका पढ़ाने का अनुभव कैसा रहा? बहुत बढ़िया,
और वहाँ बड़े आपने क्या सीखा साथ में, ये भी बताएं। बहुत बढ़िया रहा हमारा पढ़ाने का अनुभव। और सीखा ये कि अपने स्कूल सिस्टम में बहुत कमजोरियाँ है, जी। क्योंकि इसी स्कूल सिस्टम के जो सो कॉल्ड टॉपर बच्चे होते हैं वो आईआईटीज में एडमिशन लेते हैं, और उन आईआईटीज में जो इनका एडमिशन हो गया, जब उनको हमने बढ़ाया तो हमने पाया कि नहीं, इनको याद बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी इक्वेशन, बहुत सारे फार्मूले, बहुत सारी डेफिनेशंस, बहुत सारी डेरिवेशन, सब कुछ याद है इनको, लेकिन समझ नहीं आई है, समझ विकसित नहीं हुई है। तो अपने स्कूल के सिस्टम में बड़ी खामियां हैं। और कुछ आइसोलेटेड स्कूल्स होंगे जो बहुत अच्छे होंगे, लेकिन जितने बहुतायत में जो स्कूल हैं उनके उनकी स्थितियां, वो बच्चों का मानसिक विकास नहीं कर पा रहे, उनके दिमाग का विकास नहीं कर पा रहे, उनको चीज़ें याद करवा पा रहे हैं, अच्छे नंबर दिलवा पा रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में उनको अच्छे एडमिशन्स मिल रहे हैं, लेकिन उनकी समझ विकसित नहीं हुई। ये सीखा मैंने आईआईटी कानपुर में पढ़ा करके, खास करके फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को जब हमने पढ़ाया। तो सर, क्या कभी ऐसा मोमेंट आया आपके लाइफ में जब लगा हो कि फिजिक्स छोड़ देता हूँ, कुछ और करता हूँ? नहीं नहीं, ऐसा क्यों आएगा? मैं शुरू में कह रहा था ना कि जिस लाइन पे आप आ गए उसको अपनाओ, उसको अपनाओ। हर हर एक रास्ता जो है अपने आप में बहुत खूबसूरत है। तो मेरे को तो उसी रास्ते पे जाना था, हम यहाँ कहाँ फंस गए, वो सब कुछ नहीं होता। आप जहाँ फंस गए हम्म। वहीं पे हंस लो फिर। हाँ, अच्छा, हंसो जहाँ मत, फंस गए वहीं पे हंस हंसो लो। मत, हंसो कि हाँ जब ठीक। आपकी किताब कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स आइकॉनिक बन गई, तब कैसा लगा कि अब आप लाखों छात्रों के गुरु बन चुके हैं? हाँ, वो तो अनुभव है ही, आज भी है, वो तो अनुभव आज भी है। क्या कभी सोचा था कि आपकी किताब भारत में फिजिक्स की बाइबल बन जाएगी? शुरू में तो नहीं, जैसे मैं लिख रहे थे, और कितने 8 साल के करीब वक्त लगा था पूरे को लिखने में। उस दौरान तो कतई नहीं सोचा था कि ये भारतवर्ष भर में प्रसिद्ध होगी और लोगों का मार्गदर्शन करेगी। उस समय तो जिस कॉलेज में मैं पढ़ाता था वही स्टूडेंट्स थे, उन्हीं को ध्यान में रख करके कि किताब नहीं है जैसा मैं पढ़ाना चाहता हूँ, उस ढंग की किताब नहीं है, टेक्स्ट बुक पीछे घर में जाके क्या पढ़ेगा। तो हमने जो अपने बोर्ड पे पढ़ाया क्लासरूम के अंदर में, वो कुछ और ही पढ़ा दिया, उनके पास जो किताबें हैं कुछ और ही लिखा हुआ है। तो इसलिए वो किताब हमने अपने ही साइंस कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए ही लिखी थी, लेकिन वो साइंस कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए लिखी हुई किताब पूरे भारत को भा जाएगी, ये उस समय तो नहीं पता था। तो सर, आप क्या मानते हैं, जब आप किताब लिख रहे होंगे तो उस समय लोगों का आपके तरफ पॉजिटिव राय आ रहा था कि हाँ आप लिखिए, या लग रहा था कि आप कुछ नया ट्राई करने के चक्कर में गलती ना कर दें? हाँ हाँ, पॉजिटिव तो नहीं आ रहा था कहेंगे, हम्म। और गलती करने का तो खैर नहीं था, लोगों को विश्वास था कि ये गलत तो करेगा ही नहीं, जो कुछ करेगा अच्छा ही करेगा। लेकिन उनका कहना था कि इतने अर्ली एज के अंदर में, यंग एज के अंदर में किताब लिखने की ज़रूरत नहीं है, अभी तो और एक्सपीरियंस लो पहले। मेरे को यही एडवाइस मिली अपने सीनियर टीचर से कि अभी और एक्सपीरियंस लो, 10 साल 15 साल पढ़ाओ, उसके बाद किताब लिखो, इतना जल्दी क्यों किताब लिखना शुरू कर दिया। हमने तो जैसे ही लेक्चरशिप शुरू की, 4-5 साल के अंदर में किताब लिखने का निर्णय ले लिया और लिखना चालू कर दिया हमने। तो उस समय सबने मेरे को यही कहा था कि अभी मत लिखो, अभी मत लिखो। उसका जब समय ज़्यादा लगने लगा, 2 साल गुजर गए अभी किताब पूरी नहीं हुई, 3 साल गुजर गए अभी किताब पूरी नहीं हुई, 4 साल गुजर गए अभी, तब लोग कह रहे थे कि तुम वक्त बर्बाद कर रहे हो अपना, इस वक्त में या तो अच्छा रिसर्च करो और या तो अच्छे ट्यूशन पढ़ाओ, पैसे कमाओ, दोनों में से एक काम करो। ये तीसरा जो लगा दिया है, जो खत्म नहीं हो रहा है, चलता ही जा रहा है, वो तुम्हारा टाइम बर्बाद हो रहा है। इसी तरह के एडवाइसेस मुझे मिलते थे। तो सर, क्या आपको ही कभी उस टाइम फील हुआ कि मैं भी पैसे कमा लूं, करोड़पति बन जाऊं, जैसे आजकल के टीचर्स बन जा रहे हैं? क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। पैसे कमाना बहुत अच्छी बात है, और मैं भी कमाता ही हूँ, रॉयल्टी मिलती है मुझको जब किताब बिकती है तो। लेकिन उस पैसे को अगर हमने इस्तेमाल सही जगह पर नहीं किया है ना, और अपनी सुख सुविधा, हमारे पास 5 मकान क्यों है, 8 क्यों नहीं है, हमारे मकान के अंदर में ऐसा वाला डेकोरेशन क्यों नहीं है, वो फ्रांस वाला कप क्यों नहीं मेरे टेबल के ऊपर है, ये लेकर के पैसे कमाने का कोई मतलब ही नहीं है। क्या करना है पैसे कमा करके? तो समझो आप कि अगर आप
पैसे के पीछे नहीं भागोगे तो पैसा आपके पीछे पीछे आएगा, और पैसे के पीछे भागोगे तो आप कभी भी संतुष्ट नहीं होगे, क्योंकि वो जो तृष्णा है ना, वो बढ़ती जाती है, वो बढ़ती जाती है। तो इसलिए इसका कभी मैंने प्रयास नहीं किया कि मैं पैसे कमाऊं, लेकिन पैसे खुद आ गए मेरे पास। और अभी आप जहाँ बैठे हो शिक्षा सोपान के इस परिसर में, वो उसी पैसे से बना है, जहाँ पर कि गांवों के, देहात के, गलियों के बच्चे पढ़ते हैं। शिक्षक जो हैं हमारे फिजिक्स के शिक्षक जो हैं वो यहाँ आकर के सीखते हैं। हमारी लेबोरेटरीज यहाँ पर इसी परिसर के अंदर में 6ठी क्लास से लेकर के एमएससी तक के लोगों के लिए लेबोरेटरी बनी हुई है। तो अच्छी बात है, मैंने तो नहीं कमाए थे पैसे, आ गए पैसे तो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो सर जैसे अभी आपने लेबोरेटरी के बारे में बात किया, तो इसी पे मैं सवाल करना चाहूँगा। आपको क्या लगता है भारत में रिसर्च कल्चर क्यों इतना कमज़ोर है? सोच की कमी है या सब चीज़ों की कमी है, रिसोर्स की? नहीं, सभी चीज़ों की कमी। सबसे बड़ी कमी है कि रिसर्च करने के लिए लोगों को उस फील्ड के अंदर में डूब के काम करना होता है। डूब के काम तभी होता है जब आदमी उसको पसंद करता है, उसको एंजॉय करता है, राइट। तो जो आप परीक्षाओं के लिए पढ़ते हैं तो एंजॉय थोड़ी करते हो उसको, एंजॉय तो नहीं करते, इसीलिए स्ट्रेस होता है। रिसर्च नहीं हो सकता है इससे। अच्छा रिसर्च अगर होना है तो मेरा पूरा, मुझे बहुत मजा आना चाहिए जो भी मैं काम कर रहा हूँ, जो भी रिसर्च कर रहा हूँ। कुछ भी रिजल्ट मेरा निकला तो मुझको बहुत आनंद होना चाहिए, नहीं भी निकला तो भी कोई बात नहीं, अभी नहीं तो 1 साल बाद, 1 साल बाद जब भी निकलेगा। वो सोच नहीं है। शुरुआत से क्या सोचो, क्यों पढ़ते हैं बच्चों को क्यों पढ़ाया जाता है, स्कूल क्यों भेजा जाता है? पढ़ लिख लेगा तो अच्छी नौकरी मिलेगी। उद्देश्य ही छोटा है ना। ये नहीं है कि पढ़ लिख लेगा तो बड़ा साइंटिस्ट बनेगा, ये नहीं है कि पढ़ लिख लेगा तो बड़ा टेक्निकल पर्सन बनेगा, ये नहीं है बड़ा अच्छा डॉक्टर बनेगा, बड़ा अच्छा इंडस्ट्रियलिस्ट बनेगा। नौकरी मिलनी चाहिए। तो हम बहुत छोटी सोच से अपने बच्चों के दिमाग को शुरू से ट्रेन अप कर रहे हैं। तो इसलिए वो रिसर्च उतना, जिसको कहते हैं कि उसके लिए डूब करके, पैशन, डूब करके उसके अंदर में काम करना है, वो पैशन क्रिएट नहीं होता। रिसर्च भी जो करते हैं वो भी इसीलिए करते हैं कि रिसर्च कर लेंगे तो प्रमोशन मिलेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर बन जाएंगे, कहीं के डायरेक्टर बन जाएंगे, कहीं के ये बन जाएंगे। लेकिन रिसर्च के लिए रिसर्च कर रहे हैं, वो सोच की कमी है। तो सर अभी कुछ समय पहले इसरो जो है वो आईआईटी खड़गपुर गया था ताकि कुछ बच्चों को रिसर्च के लिए ला सके, लेकिन वहां से कोई बच्चे रेडी नहीं हुए। तो क्या मानते हैं, कहीं ना कहीं बच्चों को हाई पैकेज सैलरी के अलावा भी रिसर्च में भी जाने का प्रयास करना चाहिए? देखो ऐसा है ना कि ये साधना है, रिसर्च एक साधना है, उसके लिए आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते, है ना। उसके लिए आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हो। तो एक पूरे समाज में एक वातावरण होना चाहिए कि टीचिंग है, रिसर्च है, उसको लोग बड़ी श्रद्धा की नजर से देखें। अभी क्या है कि उसको लोग बिल्कुल श्रद्धा की नजर से नहीं देखते, उनको बस वो पैकेज किस में मिलेगा, पैसे किस में मिलेंगे, उन्हीं को श्रद्धा की नजर से देखते हैं। तो इसलिए बड़ा स्वाभाविक है कि लोग रिसर्च के लिए आने को तैयार नहीं हो रहे हैं। वो आपकी कहानी का मुझे पता नहीं है, इसरो के कौन लोग गए थे और उनको क्या वहाँ पे मिला नहीं मिला, वो पता नहीं है मुझको। लेकिन ये फैक्ट है, ये फैक्ट है कि लोग रिसर्च के लिए, टीचिंग के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। तो क्या सरकार को साइंस को लेकर अलग तरह की पॉलिसी लानी चाहिए ताकि जिज्ञासा को बढ़ावा मिले? देखो ऐसा है ना कि मुझको एडमिनिस्ट्रेशन का कोई अनुभव नहीं है। ओके, मैं किसी पॉलिटिकल ग्रुप्स के साथ काम नहीं करता। मैं सरकार की जो तमाम प्रकार की पॉलिसी मेकिंग की संस्थाएं हैं उनमें से मैं किसी में भी नहीं रहता हूँ या नहीं रखा जाता हूँ। तो इसलिए मैं क्यों कमेंट करूँ कि सरकार को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, सरकार का तो काम है कि पूरे देश में जितने प्रकार की भी समस्याएं हैं उनको हल करना, तो ये समस्या है इसको भी हल करना। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि सरकार के अंदर जो लोग होते हैं, खास करके जो राजनेता होते हैं, उनको ये समझ नहीं होती है। एजुकेशन की समझ बहुत कम होती है उनको, इंडस्ट्री की समझ होती है, व्यापार की समझ होती है, किस देश के साथ कैसा समझौता करना है, उसका भविष्य में क्या असर पड़ेगा, इन चीज़ों की समझ होती है।
लेकिन एजुकेशन कैसा होना चाहिए स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में, वो समझ बहुत कम होती है। तो इसके कारण से होना बहुत कुछ चाहिए, बहुत कुछ होना चाहिए। पॉलिसी मेकिंग ऐसी होनी चाहिए कि लोगों को रिसर्च करती है, सरकार करती है। उन्होंने PMRF का पैकेज निकाला, जिसके अंदर में कि अगर आपने बढ़िया रिसर्च आप करने की योग्यता रखते हैं, मास्टर्स तक में आपने जितना काम किया है उसको आपने ऐसा डिस्प्ले किया है कि हाँ आप अच्छा रिसर्च करोगे PhD में, तो PhD के दौरान PMRF के अगर मिल रहे हैं तो 75,000 80,000 रुपये महीने का उनका स्टाइपेंड होता है जी 4 साल तक के लिए। तो सरकार अपनी तरफ से जो उनको समझ आ रहे हैं सो कर रही है। तो सर क्या लगता है भारत में अगले 20 साल में फिजिक्स में कुछ बड़े उपलब्धियां हासिल? उनसे पूछो ना, जो वो काल चक्र वगैरह आते हैं ना बताने के लिए कि अच्छा, ये ग्रह भविष्यवाणी। वहां है और वो ग्रह वहां है, ये भविष्यवाणी 20 साल के बाद ये होगा, 2 साल के बाद ये, बुधवार को ये होगा, बुधवार को ऐसे वाले कपड़े पहन के जाना और ऐसा वाला फूल चढ़ाना, वो लोग भविष्यवाणी करते हैं, मैं थोड़ी भविष्यवाणी करता हूँ। क्या भारत में नोबेल प्राइज जीतना अभी एक सपना ही रहेगा या ये हकीकत बन सकता है? वो कोई बड़ी बात नहीं, मतलब आ गया तो क्या हुआ। हम्म, अब है ना अपने पास नोबेल लॉरिएट है ना, कैलाश सत्यार्थी हैं, कई सारे लोग हैं, आ गया तो क्या हो गया। हम्म, तो वो इशू ही नहीं है, इश्यू है कि हम क्वालिटी रिसर्च कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। जितना क्वालिटी रिसर्च होता है उसमें से बहुत कम ही लोग नोबेल पुरस्कार वाले हैं ना। हम्म, नोबेल पुरस्कार साल में आप एक बार देते हैं, 2 लोगों को, 3 लोगों को बिल्कुल। देते हो, लेकिन वो 1 2 3 लोग ही अच्छा रिसर्च कर रहे हैं ऐसी बात तो है नहीं। बिल्कुल। दुनिया में तो बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, एक से बढ़कर के एक, जहाँ पे काम हो रहा है। क्या मैं भारत में क्या क्वालिटी रिसर्च करने वालों की संख्या बड़ी अधिक है कि नहीं है, या वो पेपर छापने वाले रिसर्चरों की संख्या ही बहुत आयत के अंदर में है? मूल प्रश्न वहां पर है। नोबेल पुरस्कार मिले ना मिले कोई बात नहीं, कई सारे पुरस्कार मिलते हैं। हमारे मनेंद्र अग्रवाल जो जहाँ के डायरेक्टर हैं, उनको भी प्राइम नंबर्स के ऊपर उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया था, तो बड़े अच्छे अच्छे एकदम इंटरनेशनल पुरस्कार मिले। इतने सारे हमारे भटनागर पुरस्कार हैं, ये हैं, तो तमाम प्रकार के पुरस्कार अपनी जगह पर है, बट उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। पुरस्कार डिसाइड नहीं कर सकता है कि आप कितने अच्छे कुछ क्या उससे है। कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो डिसाइड कर भी सकता है, हम्म, लेकिन फिर भी एज ए होल मेरे देश के अंदर में इतनी इतनी सिग्निफिकेंट नंबर में रिसर्चर्स हैं क्या जो कि डूब के काम करेंगे, कुछ भी हो जाए उनको उसी में मजा आता है क्या, वो वातावरण है क्या? मूल प्रश्न वहां पर है। अभी जितने रिसर्च हो रहे हैं इंक्लूडिंग IITs और जो बड़े इंस्टीट्यूशन हैं उनको भी मिला दो, तो बहुत छोटा परसेंटेज है जो कि कोई ऐसा जेन्युइन रिसर्च के अंदर में लगे हुए हैं जिसको कि हम कह सकते हैं कि हाँ ये बड़ा क्वालिटी रिसर्च है। वो संख्या बहुत कम है। तब ये है कि हाँ ठीक है, वो कम है लेकिन फिर भी है, जहाँ लेकिन है सर वहाँ है। इम्प्रूव कैसे हो सकता है, जैसे कम है? वहीं से होगा, वहीं शुरू से। ये देखो सभी चीजें एक दूसरे के साथ गुथी हुई है, इकोसिस्टम कहते हैं ना। इकोसिस्टम का मतलब होता है बहुत सारे उसके कंपोनेंट्स है, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, तो वो कुल मिला करके इकोसिस्टम होता है। तो यहाँ से शुरुआत होगी कि हमारा बच्चा जब क्लास 1 में जाता है पढ़ने के लिए, उस समय से उसके दिमाग को हम क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं। 6ठी क्लास से लोग जेईई का प्रिपरेशन क्यों शुरू करवा रहे हैं आज? 8वीं क्लास से क्यों करवा रहे, 9वीं क्लास से क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि शुरू से क्लास 1 से यही ट्रेनिंग मिल रही है कि हाँ कंपटीशन करना है, अच्छे नंबर लाना है, अच्छे इंस्टीट्यूशन के अंदर में जाना है, वहाँ पर अच्छा पैकेज मिलेगा। यहीं से ट्रेनिंग शुरू हो रही है। तो हम वहाँ से हमें देखना होगा, ये एक सोशल प्रॉब्लम है। सोशियोलॉजिस्ट इस पे ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं, सोशियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं। ये जो माइंडसेट है हमारी उस पीढ़ी का, जिसको आज हम कहें जो 30s में हैं, 40s में हैं, जिनके बच्चे अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनका जो माइंडसेट है कि हमारे बच्चे की आर्थिक सुरक्षा इस बात में है कि उसको कितने नंबर आ रहे हैं और किस इंस्टीट्यूशन से वो पढ़ाई करने जा रहे हैं। इस माइंडसेट से हट करके मीनिंगफुल जिंदगी जीनी है, उपयोगी जिंदगी जीनी है,
सोसाइटी को मेरी जिंदगी के कारण से बल मिलना चाहिए, ये चीज लेकर के आने की जरूरत है। वो कैसे आएगा, उसके लिए किस प्रकार से वो वातावरण बनाया जाए, अवेयरनेस फैलाई जाए, क्या करा जाए, वो पॉलिसी मेकिंग का विषय है। कहीं ना कहीं सर अभी जो स्टूडेंट्स में रैट रेस लगा हुआ है देख के कि मैं भी निकाल लूंगा, शायद उनमें पोटेंशियल नहीं है, तब भी लोग नीट जेई करवा रहे हैं। और हम देखते हैं कि 12,000 के समथिंग बच्चों का रिजल्ट निकलता है, जबकि 12-12 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं। तो क्या मानते हैं, जिनका नहीं निकलता है क्या वो काबिल नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल काबिल है, खूब काबिल है। और वो मैं तो ये कह रहा हूँ कि पोटेंशियल सब में होता है। आप कह रहे हो जिसमें पोटेंशियल नहीं है वो भी, पोटेंशियल सब में होता है। लेकिन वो जो पूरी धारणा है कि बस सही उत्तर लिखना है अपने को सवाल का, वहां से हट करके, और सही उत्तर तो लिख ही लेंगे ना अगर हम चीजों को अच्छी तरह से समझते हैं तो हम अच्छी तरह से समझते हैं ये मेरी प्राथमिकता नहीं है। मेरे को नंबर अच्छे आएंगे, ये मेरी प्राथमिकता है। तो नंबर अच्छे लाने के लिए जो कुछ भी करना पड़ता है, लोगों को अपनी नींद खराब करनी पड़ती है, अपना हेल्थ खराब करना पड़ता है, अपना खाना पीना खराब करना पड़ता है, रिलेशंस जो पब्लिक रिलेशंस है वो खराब करने पड़ते हैं, और फ्रस्ट्रेशन होता है तो आदमी फिर मोबाइल के ऊपर ज़्यादा समय बिताना शुरू कर देता है, रील्स देखना शुरू कर देता है, फ्रस्ट्रेशन होता है उसका, फिजिकल मेंटल सारे प्रकार का हेल्थ खराब होता है। तो वो जो है ना, वहाँ पे गड़बड़ है, वहाँ पर गड़बड़ है। तो सभी जो मनुष्य हैं, हमारे भारतवर्ष बड़ा वो मेधावियों का देश है ये। भारतवर्ष जो है उसके अंदर में बहुत मेहनत करने वाले लोग हैं। इतनी मेहनत कहीं से करने वाले लोग आपको मिलेंगे नहीं। ब्रेन बहुत शार्प है ना। जो ठान लेंगे सो हम कर लेंगे, वो जिद है। बिहार में तो बहुत ज्यादा है, जो हम ठान लेंगे वो करके ही छोड़ेंगे। तो वो सब सारे गुण हैं, सारे गुण हैं। लेकिन यही एक गुण कम हो रहा है कि मेरी जिंदगी सफल जिंदगी है, इसकी लोगों को समझ और परिभाषा नहीं आ रही है। उनको लगता है कि जो जितना मान सम्मान पाता है, जिसका जितना बड़ा बंगला होता है, जिसके यहाँ अर्दली होते हैं, जिसके यहाँ नौकर चाकर होते हैं, वो सफल जीवन होता है। और बाकी जो रोड पर घूमते रहते हैं पजामा पहन करके, वो जीवन असफल है। ये जो गलत धारणा है ना, वहां पर कमजोरी है। तो जितने बच्चे, ऐसा हो ही नहीं सकता है भारत जैसे देश के अंदर में कि 12 लाख में से 12,000 केवल मेधावी बच्चे हों और बाकी सबके सब बेवकूफ हों। और वो जो 12,000 की बात आप कर रहे हो ना, आप जा करके देखो कि फर्स्ट ईयर में जब बीटेक में एडमिशन लेते हैं वो 12,000, तो उनका क्या हश्र होता है वहां पे। उनका आईआईटी में जाने के बाद क्या हश्र होता है, 100 में 18 नंबर नहीं आते उनको, और वो जेई पास करके एडवांस करके गए हुए। तो आप बिल्कुल तुलना नहीं कर सकते हो कि जिसने जेई पास करके और आईआईटी में एडमिशन ले लिया है वो कोई बड़े ऊंचे दर्जे का विद्यार्थी है, बड़ा पोटेंशियल वाला है, बड़ा मेधावी है, और जो ये जिसने नहीं पास किया वो कोई कम है। आप एकदम तुलना नहीं कर सकते। और पेरेंट्स को ये समझना चाहिए। और इसीलिए, हाँ, पेरेंट्स को समझना चाहिए ना। और इसीलिए आप देखोगे जितना भारत का डंका पिट रहा है, चाहे आप इसरो का आपने नाम लिया, इसरो के माध्यम से, बीआरसी के माध्यम से, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद है उसके माध्यम से, जीएमआरटी हमारे पुणे के अंदर में है एस्ट्रोनॉमी का, उसके माध्यम से जो भारत का जो डंका बज रहा है, उसमें आईआईटीएंस का कितना परसेंटेज है आप देखोगे, बहुत कम है। जिन्होंने आईआईटी में नहीं पास किया है उन्हीं लोगों ने देश बनाया है। मेरा देश आज अगर दुनिया के अंदर में कोई मायने रखता है तो ये आईआईटी वालों के कारण से नहीं लड़ रहा है। जो छोटी जगहों से, आप एपीजे अब्दुल कलाम ने कौन सी आईआईटी में पढ़ाई की थी? बिल्कुल। और ये जितने इसरो के डायरेक्टर रहे हैं जिन्होंने इतना बड़ा बड़ा लीड किया है, गगनयान और ये और चंद्रयान, कितने उसके पूरे स्टाफ में आप देखो कितने उनके जो इंजीनियर साइंटिस्ट हैं वो आईआईटी सिस्टम से आए हैं, वो संख्या छोटी सी है। तो सर जैसे अभी आपने एपीजे अब्दुल कलाम सर के बारे में बात करा, तो आप क्या मानते हैं, उनसे आपने क्या सीखा एज अ टीचर? देखो, मुझे सीखने का किसी अलग अलग व्यक्ति से आप मत बताओ, क्योंकि हम सबसे सीखते हैं।
हम्म, हम हर चीज से सीखते हैं, हम पेड़ पौधों से भी सीखते हैं, हम धूप छांव से भी सीखते हैं, मनुष्यों से सीखते हैं, गलियों में जो घूमते हैं उनसे सीखते हैं, रिक्शा चलाते हैं उनसे सीखते हैं, हम सबसे सीखते रहते हैं। तो हम कुछ कह नहीं सकते कि किससे क्या सीखा क्या नहीं सीखा। लेकिन हाँ, ये सीखा जरूर, अब ये जरूर सीखा कि उनका जो जीवन है वो जीवन उन्होंने अपने लिए नहीं किया, वो जीवन उन्होंने देश के लिए अर्पित किया। ये स्पिरिट होना चाहिए, सब में होना चाहिए। और यही नहीं कि हमने कोई बहुत बड़ा काम किया है, उसको सामान्य व्यक्ति तक पहुंचाना और सामान्य व्यक्ति को भी प्रेरणा देना कि तुम भी करो, हमने क्या तुम भी करो। ये जो दूसरी वाली क्वालिटी है एपीजे अब्दुल कलाम की, वो बहुत टच करती है कि हाँ, यस, दिस इज द राइट वे, दिस इज द राइट वे। आप करो, अच्छे काम करो, और उसके बाद उस अच्छे काम की सूचना आप सब जगह, और वो वीडियो से रील बना करके देने का नहीं है, वो आप एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट में आओ लोगों के, ताकि उनको एक्चुअल इंस्पिरेशन मिले। तो सर इसी से रिलेटेड मैं 3-4 साइंटिस्ट के बारे में बात करना चाहूंगा। न्यूटन से आपने व्यक्तिगत रूप से क्या सीखा है? न्यूटन के नियम सीखे हैं 3, अच्छा। और ग्रेविटेशन का व्यक्तिगत रूप से यही सीखा है। और क्या सीखूंगा? इक्वेशन सीखे हैं उनसे। गैलीलियो ने जब चर्च के खिलाफ खड़ा होकर सत्य बोला था, तो क्या आप मानते हैं कि आज भी साइंस को ऐसी हिम्मत की जरूरत है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। आज खैर वैसी परिस्थितियां नहीं है जैसे कि उस समय थे। उस समय की थी, लेकिन टकराव कभी कभी कहीं कहीं पर होता है पॉलिटिकल सिस्टम में और साइंस के सिस्टम में, लेकिन वैरायटी वो नहीं है। वैरायटी अब ये है कि रिसर्च को फंडिंग चाहिए होती है, रिसर्च को इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, उसको जमीन चाहिए होती है, ओके, और सरकार की प्राथमिकता वो रिसर्च है कि नहीं है, वहाँ टकराव होते हैं। आइंस्टीन इमेजिनेशन की बात करते थे, क्या आज इमेजिनेशन एजुकेशन में गायब हो गया है? देखो, गायब तो जरूर हो गया है, एजुकेशन में गायब करने की भरपूर कोशिश भी चल रही है और वो हो भी रहा है गायब। लेकिन कुछ चीज होती है ना, मनुष्य की अपनी स्वाभाविक प्रकृति होती है, उसको आप नहीं हटा सकते। इमेजिनेशन जो है वो मनुष्य को, जो प्रजाति है मनुष्य प्रजाति, उसको ये इमेजिनेशन करने का एक तरीके से इकलौता हक है। कोई दूसरे जो आपके जीव जंतु हैं, वो उनको ज्ञान होता है, राइट। कौवे को ज्ञान होता है कि हाँ, कहाँ से हमें क्या खाना मिल रहा है, नहीं मिला, कहाँ छिपा के रख दें। तो ये वो कर सकता है, कर सकता है। मेरे यहाँ कौवा आता है, तो जब कोई कड़ी चीज उसको हम खाने को देते हैं, ये कॉर्नफ्लेक्स वगैरह होते हैं ना, भूंजा भूंजा, तो उसमें कभी कोई ऐसा पीस होता है, तो बंदा उसको ले जाके पहले, उनके पानी पीने के लिए भी हम रखते हैं बर्तन, तो जहाँ बैठ के उसको पानी में डुबाता है और वो नरम हो जाता है, तब खाता है तोड़ करके। ज्ञान है उसको। लेकिन वो इमेजिनेशन करना, जो उसको दिख रहा है उसमें काम कर, उसने सीखा है कि अच्छा इसमें ऐसे करेंगे तो ये होगा, वैसे करेंगे तो वो होगा। लेकिन इमेजिनेशन करना कुछ, वो किसी को नहीं उपलब्ध है, वो केवल मनुष्य को उपलब्ध है। आप उसे छीन नहीं सकते हो, वो रहेगा। उसका यूज नहीं करता है, उसका यूज नहीं, उस इमेजिनेशन का यूज नहीं करता अपनी पढ़ाई लिखाई में या करियर में। जी। रामानुजन की तरह कोई इंडियन साइंटिस्ट आज भी उभर सकता है बिना बड़ी लैब के? आज तो लैब्स भी हैं, सारी चीजें हैं। जैसे आपने शुरू में ही सर बताया कि कहीं ना कहीं बच्चों का है कि डिग्री के बाद एक अच्छी सैलरी पैकेज। उसमें ऐसा होता है, देखो, भारत सरकार का एक प्रक्रम है नेशनल इनोवेशन मिशन, वो इसी के लिए है, जिसने स्कूल सिस्टम में भी शायद नहीं है, कॉलेज सिस्टम में नहीं है। कोई खेती कर रहा है, कोई दुकान चला रहा है और कुछ कर रहा है, लेकिन उसके पास भी इमेजिनेशन है, और वो उसने भी अपना, उसको कोई जॉब उससे नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला है, लेकिन तब भी वो अपने इमेजिनेशन से कुछ नया रिसर्च कर रहा है, कुछ ऐसा कर रहा है। अब उसमें क्या है कि भारतवर्ष में ऐसे बहुत लोग हैं जो ना, भारतवर्ष बहुत प्यारा देश है, उसमें इससे बहुत सारे विद्यार्थी हैं, तरुण विद्यार्थी हैं, जिनको कि इसमें है, इमेजिनेशन है, रिसर्च है, ये है। लेकिन अब उसमें से ये ढूंढ पाना कि कौन रामानुजन की तरह चीजों को आगे बढ़ा सकता है, और कौन एक छोटा बबल तो है लेकिन उसकी जिंदगी कम ही है, बबल फूट जाता है, वहां पर है।
तो अब ये अपना इनोवेशन मिशन जो है वो इसी के लिए है कि सब लोग वहां पर जाकर के अपनी बात बता सकते हैं और फिर जो एक्सपर्ट्स की टीम है वो उनको एडवाइस कर सकती है कि अच्छा आप ऐसे करो, वैसे करो, वैसे करो, वैसे करो। तो इस तरह की योजनाएं हैं, हाँ अच्छी सर, बात है। एक आखिरी क्वेश्चन है साइंटिस्ट से जुड़ा हुआ। स्टीफन हॉकिंस ने कहा था फिलोसफी इज डेड, क्या आप सहमत हैं? अरे देखो, ये सब में ना ये भी फिलोसफिकल क्वेश्चन है, जी। तो इसमें हमेशा आपको कोई ऑब्जेक्टिव आंसर नहीं मिलने वाला है, तो उसके लिए उतार चढ़ाव सोचने रहेगा। का जरूरत नहीं है। और वो भी एक अकेला सेंटेंस कभी कोट नहीं करना चाहिए, उसके आगे पीछे कॉन्टेक्स्ट क्या है जब तक वो नहीं पता हो जी। तो उनका कोई एक सेंटेंस कोट कर दोगे, इस किताब में उन्होंने ये लिखा है एक सेंटेंस, और उस पे ओपिनियन मांगोगे तो ये जस्टिफाइड नहीं है। जी। कोर फिजिक्स के बारे में मैं बात करना चाहूंगा। आपको क्या लगता है अब फिजिक्स और ग्लोबल पॉलिटिक्स एक दूसरे को कैसे प्रभावित कर रहे हैं, जैसे एआई, न्यूक्लियस एनर्जी? ओके, तो जैसे उदाहरण के हिसाब से हम चलते, अगर आप एआई की बात करें तो एआई में क्या है कि कुछ लोग होंगे जो कि एआई से मदद लेंगे, है ना, यानी एआई को अपना जो टूल समझेंगे। अपना टूल समझेंगे, राइट, अपना टूल समझेंगे वो, और काम मेरे को करना है, उस करने के अंदर में जो गुना भाग करना है, भैया लाओ कैलकुलेटर लाओ, तो कैलकुलेटर का काम सोचना नहीं है, सोचना मेरा काम है। कैलकुलेटर को मैंने यूज कर लिया, उस तरह से एआई को यूज करेंगे। तो एक तो वो है, दूसरा वो है कि जो एआई को यूज करके नई नई चीजें करेंगे, ठीक है। और तीसरा वो है जो कि एआई है तो फिर हमें पढ़ने वढ़ने की क्या जरूरत है, हाँ एआई से मेरे को सारे सवालों के उत्तर मिल रहे हैं तो हमें फिर पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है, वो दूसरा पक्ष है। तो सीखने के लिए एआई करो, ठीक है, लेकिन सीखने से बचने के लिए एआई का यूज करो तो गड़बड़ है। तो एक तो ये चीज है। न्यूक्लियर एनर्जी का आपने कहा तो यस, वो ग्लोबल पॉलिटिक्स के साथ में जुड़ा हुआ है। जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो ग्लोबल पॉलिटिक्स के साथ में जुड़ी हुई है और लोग करते हैं। अब हमारे यहाँ पोखरण का विस्फोट हुआ तो अमेरिका ने बहुत सारे सैंक्शंस लगा करके, और जितना वो लोग सपोर्ट कर रहे थे हमारे ये रिएक्टर्स बनाने के अंदर, फिशन रिएक्टर्स बनाने में, रातों रात सब लोगों ने हाथ खींच लिए और सबके सब बाहर चले गए। तो ये जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है वो इफेक्ट करती है इन चीज़ों को, क्योंकि कोई भी देश जो है वो ताकतवर बनता है तो बाकी चार देश जो है उनको लगता है कि जरूरत से ज़्यादा ताकतवर हो रहा है। तो ग्लोबल पॉलिटिक्स और साइंस कहीं कहीं पे टकराते हैं, लेकिन चलने तो कोई बात नहीं है। अपना देश है और हमारा, अपने देश पे भरोसा रखो, हमारे लोग जो है बहुत काबिल हैं। एक बार चेक कर लेता हूँ बस। ठीक है। सर, क्या क्वांटम फिजिक्स जो है वो रियलिटी को समझने का सबसे नजदीकी तरीका है ना? बिल्कुल है, बिल्कुल है। सबसे जो सटीक डिस्क्रिप्शंस मिलते हैं वो क्वांटम फिजिक्स से ही मिलते हैं। ये तो अभी तक निर्विवाद है, कब विवादों में फंसेगा मालूम नहीं है, लेकिन अभी तक निर्विवाद है। इसको डेवलप होने में काफी समय लगा, करीब 25-30 साल लगे, क्योंकि ये इतना उलझा हुआ है कि 25-30 साल लगे तब जाकर, और वो भी बहुत बड़े बड़े दिमाग लगे एक साथ, किसी एक व्यक्ति का नहीं है वो। पॉल डिराक अलग हैं, हाइजेनबर्ग अलग है, श्रोडिंगर अलग है, पॉली अलग हैं, नील्स बोर हैं, तमाम इतने बड़े बड़े दिमाग लग करके उनको 25-30 साल लग के ये थ्योरी बनी है। बट पिछले 100 साल से कितना सारा टेक्निकल जो डेवलपमेंट हुआ है टेक्नोलॉजी के अंदर में, वो इसी क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स से जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है उससे हुआ है। और कोई ऐसी चीज नहीं हुई है जिसने कि इसको कहीं चुनौती दी हो कि नहीं ये चीज इससे नहीं हो रही है, ये चीज इससे समझी नहीं जा पा रही है, ऐसा एक भी नहीं हुआ अभी तक 100 साल के अंदर में। सो वी डू बिलीव कि यस, दिस इज द क्लोजेस्ट। तो सर, एक क्वेश्चन है थोड़ा विवादित है
क्या आपको लगता है कि भगवान और विज्ञान एक ही सत्य की दो दिशाएं हैं? देखो क्या है ना, मैं भगवान की बात करने में थोड़ा बचता हूँ, इसलिए कि मेरा ये मानना है कि ऐसा पक्ष है कि बड़ैया के खोते में हाथ डालना नहीं चाहिए। वो क्योंकि लोग बटे हुए हैं, बिल्कुल। भगवान भगवान करने वाले और भगवान नहीं करने वाले बटे हुए हैं। फिर उसमें से भी लोग बटे हुए हैं, भगवान भगवान करने वाले जो खाली भगवान भगवान ही करते हैं लेकिन भगवान को समझते नहीं हैं। बिल्कुल। हाँ सर, बिल्कुल। और वो जो कि भगवान को समझते हैं, ठीक है, तमाम प्रकार के लोग हैं। तो कुछ भी आप बोलोगे ना, तो इन सब की प्रतिक्रियाएं जो हैं वो आएंगी और सब अपने अपने ढंग से उसको बातें करते हैं। मैं बार बार यही कहता हूँ, अगर भगवान पर आस्था रखते हैं आप, अगर, तो पहली बात यह है कि भगवान चापलूसी पसंद नहीं हो सकते। बिल्कुल। तो आप उनको नारियल चढ़ाओगे और सोचोगे वो खुश हो जाएंगे नारियल चढ़ाने से? ऐसा भगवान है क्या? या आप मेरा ऐसे रिजल्ट भगवान है निकाल क्या? दे, 10 रुपए का लड्डू दूंगा आपको। हाँ हाँ, 10 रुपए का, 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, 1000 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, तो वो उनको क्या फर्क पड़ना है? 1000 रुपए का प्रसाद चढ़ा के क्या कर लोगे? उनको क्या खुश कर लोगे? तो ये जो है क्राइटेरिया कि हम कितनी बार आरती करते हैं, हम कितनी बार परिक्रमा करते हैं, कितनी बार चंदन लगाते हैं, ये इस बात को बिल्कुल नहीं उससे रिलेट करते हैं कि आपको भगवान में कितनी श्रद्धा है। अगर आप भगवान को मानते हो तो भगवान ने ये दुनिया बनाई है। भगवान तो आपसे संवाद नहीं कर रहे हैं डायरेक्ट, किसी से करते हैं होंगे तो हमें पता नहीं है, लेकिन अमूमन तो नहीं कर रहे किसी से। लेकिन ये दुनिया हर किसी के सामने में है, हर कोई इसी दुनिया में रहता है, ये दुनिया भगवान ने बनाई है। अगर आप भगवान पर श्रद्धा करते हो तो इस दुनिया को आप खराब नहीं होने दोगे। कोई भी ऐसा काम आप कर रहे हो जिससे कि इस दुनिया को कोई भी नुकसान हो रहा है, तो आपको कोई हक नहीं बनता है कि आप बोलो कि आप श्रद्धा करते हो भगवान पे, ठीक ना? और क्या है कि भगवान ने अगर मेरे को मान लो कि बनाया, मान लो कि भगवान ने मुझे बनाया और इतनी सारी शक्तियां मुझे दे दी, बुद्धि दे दी मेरे को, हाथ पैर दे दिए, लीवर किडनी दे दी, सब कर दी। अब हम कब तक उन पे डिपेंड करेंगे भाई? बच्चा बड़ा हो जाता है, माता पिता उसको नर्चर करते हैं, माता पिता उसको जन्म देते हैं, उसका लालन पालन करते हैं, उसके सुख सुविधाएं करते हैं, उसको क्या चाहिए करते हैं। बट कहीं पर तो जाके बच्चे को अपने हाथ अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा ना, कि वो हमेशा ही माता पिता के संरक्षण में ही काम करेगा। तो मुझे क्या जरूरत है भगवान की? भगवान ने मेरे को शक्तियां दे दी ना, अब खत्म, भगवान का काम खत्म। अब मेरा काम है कि उन शक्तियों का मैं उपयोग करूं और भगवान की बनाई हुई इस दुनिया को मैं सुंदर बनाऊं, वही भगवान है। तो ये आप प्रकृति को जब भगवान की तरह देखोगे, यही भगवान है, इसी प्रकृति को की आराधना करनी है, इसी को अच्छा बनाना है, इसी की हमें पूजा करनी है। कण कण में भगवान है। हाँ, तो कण कण मिलकर प्रकृति बनी ना, अपना इन्वायरमेंट बना, अपना सराउंडिंग बना, अपनी धरती बनी, तो वो भगवान है। इस भावना से अगर आप काम करोगे तो ना कोई आपको चंदन लगाने का जरूरत है, ना आपको आरती करने का जरूरत है, ना अगरबत्ती घुमाने का जरूरत है, ना व्रत उपवास करने का जरूरत है। आप अपने खुद से तय करो कि क्या करना है जिससे कि मैं इस दुनिया के बेहतर बनाऊं। तो सर इसमें क्या मानते हैं, जैसे एक ओशो बहुत बड़े फिलोसोफर हुआ करते थे इंडिया में, उन्होंने इन तमाम चीजों पे अपनी बातें खुलकर रखी है। उन्होंने भी यही बोला है कि आप क्या कर्म कर रहे हो और किसको कैसे सुख पहुंचा रहे हो, ये मायने रखता है। इस पे क्या कहेंगे? देखो मैं क्यों कहूँ, हर चीज पे मैं क्यों कमेंट करूं? हर चीज पे ओशो ने क्या कहा कहने दो भैया, जो कहा उन्हें पढ़ा भी नहीं है उनको, मैं क्यों कमेंट करूं उनके ऊपर? दुनिया की हर चीज के ऊपर तो कमेंट करने का मेरे को अधिकार ही नहीं है जी। लेकिन हाँ, ये तो अपने यहाँ भगवत गीता के समय से ही चला आ रहा है ना कि कर्म करना है, कर्म प्रधान है। रामचरितमानस के अंदर में भी है कर्म प्रधान है, गीता के अंदर में है कि निष्काम कर्म करो, निष्काम कर्म योग है। तो ये तो अपनी परंपरा के अंदर में हमारे दिमाग में और हमारे जो बड़े जन हैं वो लोग लगातार डालते जा रहे हैं कि कर्म ही करना है।
राइट। पर एट द सेम टाइम अगर कोई पूजा करता है, अगर कोई चंदन लगाता है, तो क्या नुकसान है? अगर वो चंदन लगाने से उसकी मानसिक शक्तियां बढ़ती है, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, तो मुझे क्या नुकसान है भैया? लगाना है तो चंदन। लेकिन हाँ, अगर वो चंदन अगरबत्ती लगा के सोचता है कि अब हम बिना कर्म किए हुए भगवान खुश हो गए हम पे, और इस कारण से बहुत अच्छा अच्छा करेंगे, इसरो वाले सैटेलाइट छोड़ रहे हैं, और उसके बाद हमने तो नारियल फोड़ दिया ना, तो अब बढ़िया जाएगा ही। तो भले ही हमारे पेज पुर्जे कुछ ढीले भी रह गए होंगे तो भी भगवान ले कर जाएंगे, तब गड़बड़ है। लेकिन अगर उसको नारियल फोड़ने से लगता है कि मैं पेज पुर्जे में कोई गलती नहीं करूंगा अगर मैं नारियल फोड़ दूंगा तो, और वो पेज पुर्जे सही कसता है, तो आपको क्या परेशानी है भैया? तो जो लोग पूजा पाठ करते हैं उनसे मेरे को बिल्कुल भी परेशानी नहीं है, और हम बिल्कुल नहीं कहेंगे कि वो फालतू का काम कर रहे हैं, राइट। और जो नहीं कहते हैं, जो कहते हैं भगवान को छोड़ो, जो करना है सो मुझे करना है, मैं उसी में से हूं, उनसे भी मुझे बिल्कुल परेशानी नहीं है कि हाँ, अगर आप काम कर रहे हो ढंग से तो भले ही आप अपने अगरबत्ती जलाने के बाद काम करो या अगरबत्ती बिना बनाए हुए काम करो, मुख्य बात है कि काम ठीक किया कि नहीं किया। ऐसा ही है, मेरा भगवान का संबंध ऐसा ही है। आज के स्टूडेंट आपसे सबसे ज्यादा क्या सीख सकते हैं, कॉन्सेप्ट या कंसिस्टेंसी? मुझे पता नहीं है क्या सीख सकते हैं क्या नहीं सीख सकते हैं, लेकिन हाँ, मेरे से अगर किसी को सीखना है तो बस यही सीखना है कि अपनी तमाम मनुष्य में बहुत क्षमताएं होती हैं। मनुष्य जो है इस पूरे संसार का बहुत ही समझो एक बहुत उन्नत प्राणी है। वो बहुत शक्तियां हैं, इमेजिनेशन कर सकता है वो, भविष्य के बारे में योजनाएं कर सकते हैं, 100 साल आगे की चीज देख सकता है वो। तो हर मनुष्य के अंदर में एक प्रजाति के रूप में बहुत शक्तियां हैं। उन शक्तियों का उपयोग जो है दुनिया को अच्छा बनाने में करना है, यही सीखना है। सर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जेई, नीट के स्टूडेंट्स को फिजिक्स पढ़ने का रियल तरीका क्या होना चाहिए? रियल वगैरह का कुछ नहीं होता है। आपको सब्जेक्ट पढ़ना है, सब्जेक्ट को प्रैक्टिस करना है, सब्जेक्ट को अच्छी तरह से समझना है, वही एक तरीका होता है। परीक्षा पास करने के तरीके मुझसे मत पूछना, क्योंकि हम ये परीक्षाओं के लिए न पढ़ते हैं, न पढ़ाते हैं, न किताब लिखते हैं। हमने कॉन्सेप्ट ऑफ लिखी थी, उस समय हमें कतई ज्ञान नहीं था कि कंपटीशन में जाने वाले बच्चे इसका ज़्यादा उपयोग करने वाले हैं। तो वो किताब में भी उस तरह का बात नहीं है कि आईआईटी में पढ़ना है तो ये किताब उसके लिए लिखी गई है, चाहे नीट करना है तो ये किताब उसके लिए लिखी गई है। मेरा कहना है कि सब्जेक्ट है, खूबसूरत सब्जेक्ट है। आप वो खूबसूरत सब्जेक्ट अगर अच्छी तरह से समझ लोगे तो चाहे जेई हो, चाहे नीट हो, या आपका बोर्ड एग्जाम हो, का कोई एग्जाम हो, आप अच्छा करोगे। सर, एक आईआईटी से जुड़ा हुआ सवाल है मेरे मन में अभी अचानक से आया। जैसे अभी जो भी यूपीएससी बच्चे देते हैं उसमें आईआईटी और आईआईएम के बच्चे आजकल ज्यादा निकाल रहे हैं, तो इसका सबसे बड़ा कारण आप क्या मानते हैं? हाँ, ट्रेनिंग है। हमारे आईआईटी की और आईआईएम की ट्रेनिंग इतनी अच्छी है कि वो बच्चा इतना कॉम्पिटेंट हो जाता है कि वो सोचे कि हमें यूपीएससी करना है तो यूपीएससी कर लेगा, वो सोचे हमें फॉरेन सर्विस में जाना है तो वो फॉरेन सर्विस में चले जाएगा, वो सोचेगा कि मुझे रिसर्च करना है तो रिसर्च कर लेगा। तो हमारी आईआईटी आईआईएम की ट्रेनिंग इतनी अच्छी है कि हम इतना सशक्त ब्रेन को सशक्त बना देते हैं। अब कहाँ यूज करो आपकी मर्जी है, लेकिन हम अपने कोर्सेज के द्वारा फिजिक्स पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, इंजीनियरिंग पढ़ाते हैं, या वो मैनेजमेंट पढ़ाते हैं, तो उसके अंदर में ब्रेन का विकास ऐसा करते हैं हम कि वंस यू डिसाइड कि मुझे यूपीएससी में जाना है तो वहाँ अच्छा करोगे आप, यू डिसाइड कि हमें बिजनेस करना है तो आप वहाँ अच्छा करोगे। तो ये बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो बहुत गर्व है। जी बिल्कुल, माइंडसेट कहीं ना कहीं मजबूत होता है। हाँ हाँ। सर, आपके जीवन का सबसे कठिन समय कौन सा रहा और आपने उससे कैसे पार किया? ना कोई कठिन समय नहीं होता है, कोई कठिन समय नहीं होता है, वो सब अपने माइंड का खेल है। आप अगर अपने माइंड को कमजोर रखोगे तो हर समय आपको लगेगा कि कठिनाई ही कठिनाई है, और अपने माइंड को मजबूत रखोगे कि कुछ भी है हम अपने रास्ते निकाल लेंगे, तो कोई कठिनाई नहीं होती। क्या कोई ऐसा स्टूडेंट रहा जिसने आपको सीखने पर कुछ मजबूर किया हो? सभी से सीखता हूँ मैं, मैंने कहा ना, मैं सभी से सीखता हूँ। जब मैं पढ़ाता हूँ, बच्चे कोई सवाल कर, एक तो सबसे पहले तो हम ये सीखते कि मेरा पढ़ाया हुआ उसके दिमाग तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है, मैं कैसे जज करूँ।
राइट। सबसे पहले तो मैं सबसे ज्यादा यही सीखता हूँ। मैंने तो बहुत अपने समझ से बहुत अच्छा पढ़ा दिया, लेकिन उद्देश्य ये थोड़ी था कि मैं अच्छा पढ़ाऊं, उद्देश्य था कि वो अच्छा समझे। क्लासरूम का उद्देश्य यही होता है ना कि जो 40 बच्चे बैठे हैं उनके दिमाग में बात पहुंचे। मैं अच्छा पढ़ाऊं चाहे खराब पढ़ाऊं, उनके दिमाग में पहुंचे। इसी के लिए स्कूल बन खुला है ना। टीचर को सैलरी किसके लिए मिलती है? अच्छा पढ़ाने के लिए नहीं मिलती है। अब बच्चों को अच्छा समझ आए इसके लिए मिलती है। अब मैं कैसे जज करूं कि मैंने ऐसा पढ़ाया तो बच्चों को समझ आया कि नहीं आया? तो अपना इवैल्यूएशन करना सीखते हैं क्लासरूम से, स्टूडेंट से। सबसे पहले तो मैं यही सीखता हूँ। फिर अगर उनके कोई प्रश्न होते हैं तब मैं सोचता हूँ अच्छा इसको ऐसे भी सोच सकते थे, इसमें से ऐसा भी प्रश्न निकल सकता था। तो हम तो हमेशा, आई एम ए लर्नर। मैं हमेशा सीखने की कोशिश करता हूँ कि हमें सीखना है। सर एक जीवन से जुड़ा हुआ सवाल है, जैसे जीवन और मृत्यु जो है एक चक्र होता है, तो सर क्या आपको मृत्यु से डर लगता है क्या? कतई नहीं लगता, कतई नहीं लगता। मृत्यु से डर तो इसलिए नहीं लगता है ना, देखो बहुत सीधी सी बात है कि मृत्यु के बाद हमें कोई कष्ट नहीं होने वाला है, तो किस बात का डर है? हाँ, बीमार होने से डर लगता है। मैं बीमार हो जाऊं, बेड पे पड़ा रहूं, 3-3 महीने तक उठ ना पाऊं, वो जरूर है। वो लगता है अगर वैसा हो जाएगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मृत्यु से तो कोई डर नहीं है, तनिक भी डर नहीं है। मृत्यु में क्या है, वो काम खत्म है, कहानी खत्म तो सर अभी आप रिटायरमेंट के बाद भी अपने आप को इतना फिट रख पाते हैं, ये चीज मैंने सीखा आपसे बात। तो क्या कारण है? आप कोई योगा करते हैं या खास तरह का कुछ डाइट रखते ये हैं? सब ब्रेन का खेल है, ये सब ब्रेन का खेल है। हम्म, आपके मेंटल और फिजिकल हेल्थ को आपका डाइट कंट्रोल बहुत कम करता है, न्यूट्रिशन आपका बहुत कम कंट्रोल करता है, और फिजिकल एक्सरसाइजेस बहुत कम ये करते हैं। अगर आपका ब्रेन जो है वो पॉजिटिव है, आपके उद्देश्य साफ सुथरे पवित्र हैं, तो आपका सारा न्यूट्रिशन और ये योगा वाला जो है ना वो इफेक्टिव होता है। वो जरूरी है, वो योग है, एक्सरसाइजेज हैं, डिटॉक्सिफिकेशन है, पसीने निकालने हैं, धूप में बैठना है, ये सब जरूरी हैं। लेकिन उसका असर वो केमिकल इक्वेशन नहीं है कि जब जिंक पे सल्फ्यूरिक एसिड पड़ेगा तो हाइड्रोजन बन ही जाएगी, वैसा नहीं है। ये जिंक पर सल्फ्यूरिक एसिड बनने के बाद भी हाइड्रोजन बनेगी कि नहीं बनेगी ये ब्रेन तय करता है। तो आप बहुत सारा बढ़िया बढ़िया न्यूट्रिशन खा रहे हो, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, विटामिन है, प्रोटीन्स है। सब प्रोटीन्स हैं, सब कर रहे हो, लेकिन वो आपका शरीर लेगा नहीं लेगा, एब्जॉर्ब करेगा नहीं करेगा, ये आपके मस्तिष्क की पवित्रता पर निर्भर करता है। सर ऐसा क्या उपाय हो सकता है जिससे कि मस्तिष्क को पवित्र रख सके? ये बच्चे हर एक बच्चे के मन में सवाल होगा। तो वो बस यही है कि आप ये याद रखो कि जो मानव सभ्यता है कम से कम 10,000 साल पुरानी है। मनुष्य का जीवन जो कहते हैं लोग कि मनुष्य कब शुरू हुआ उसका उत्पन्न होना, वो 20-25 लाख बोलते हैं, उसको छोड़ दीजिए। 10,000 साल पहले की सभ्यता है। ये तो हमारी खुदाइयों में से निकला है, जो एक्चुअल खुदाई हुए टाउन्स निकले हैं, जो मोहनजोदड़ो ले लो, चाहे मेहरगढ़ ले लो, चाहे लोथल ले लो। तो अपने को 10,000 साल पहले से मानव सभ्यता चल रही है, आगे भी चलेगी। इसमें मैं 100 साल के लिए यहाँ आया हूँ, राइट। अब ये 100 साल एक इम्पैक्टफुल 100 साल बने तब मेरा जीवन जीवन है, तब मेरा जीवन जीवन है ना। ये भाव अपने मन में अगर आता है, ये बात हम समझते हैं, क्या फर्क पड़ता है कि मैंने क्या खाया, मैंने क्या पहना, मेरे गद्दा कैसा था, मेरा नरम था कि कड़ा था, एसी चल रही थी कि नहीं चल रही थी, क्या फर्क पड़ता है। इस 10,000 साल की सभ्यता जो आगे बहुत साल तक चलने वाली है, इसमें मेरे 100 साल को अगर उसका कोई इम्पैक्ट पड़ा है, कोई उसका असर पड़ा है, पॉजिटिव असर पड़ा है, तब मेरा जीवन जीवन है। तो अगर सर भगवान आपसे जब मिलेंगे मतलब सबको तो जाना ही है एक दिन, तो अगर आपसे वो पूछे कि तुमने क्या सीखा इस जीवन से, तो आप क्या बोलेंगे उनको? उन्होंने कहा कि आप तो सर्वज्ञाता है, आप भगवान हैं, आप बताओ मुझे कि मैंने क्या सीखा और मैंने क्या नहीं सीखा। अगली जन्म में फिर वो भी सीखेंगे। सर ये हमारा रैपिड फायर राउंड है, लास्ट ही है। सर अगर फिजिक्स कभी अस्तित्व में नहीं होती तो दुनिया कैसी दिखती?
तो देखो 400 साल से समझो कि फिजिक्स, अभी जिसको फिजिक्स कहते हैं वो 400 साल पहले से है, 400 450 साल पहले। उसके पीछे का इतिहास देख लो, जैसी दुनिया दिखती थी वैसी दिखेगी। अगर न्यूटन आज जिंदा होते तो क्या उन्हें एआई या एप्पल ज्यादा पसंद आता? अब ये तो हम कैसे कह सकते हैं, ये तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो क्या करते क्या नहीं करते आज के समय में न्यूटन होते तो। अगर कोई छात्र कहे सर मैंने भौतिकी नहीं समझी लेकिन आपको समझ लिया, तो आपका जवाब क्या होगा? मेरे समझ मैं यही कहूंगा कि खुश रहो, मस्त रहो, जब मुझे समझ लिया तो बहुत अच्छी बात है। हाँ सर, अगर आपको एक टाइम मशीन दी जाए तो आप पास्ट में जाना चाहेंगे या फ्यूचर में? नहीं, हम कहीं नहीं जाना चाहेंगे, हम यहीं रहना चाहेंगे। अगर एनर्जी का रूप बदल सकता है तो क्या इंसान का इमोशन भी किसी दिन मेजरेबल होगा? हो सकता है, बिल्कुल हो आप सकता मानते है, हैं? वो हो सकता है। उसके अच्छे रिसर्च चल रहे हैं, इमोशंस को कैसे मेजर किया जाए, कैप्चर कैसे, डेटा कैसे उसका बनाया जाए, एनालिसिस कैसे की जाए, इसके एक्चुअल एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं अभी। तो वो आ जाएगा, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। क्या आपको लगता है कि कभी ऐसा दिन आएगा जब मशीन इंसान से ज्यादा समझदार हो जाएगी? ऐसा कभी नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं होता है, ऐसा कभी भी नहीं होता है। आदमी हमेशा मशीन से ज्यादा रहेगा, क्योंकि मशीन जो है ना वो एक कितना भी लर्न करा दो उसको, उसको आप कितनी भी डेटा दे दो, कितना भी लर्न करा दो, नए सृजन की जो क्षमताएं हैं वो मशीन में नहीं आएंगी जो मनुष्य में आ सकती सर, ये सवाल है, इस पे मैं आपसे जवाब चाहूंगा। अगर आपको एक दिन के लिए पीएम ऑफ इंडिया बना दिया जाए तो है। आप साइंस और रिसर्च के लिए सबसे पहला आदेश क्या देंगे? एक तो जो जिसने मुझे पीएम बनाया होगा उसको उसको कहेंगे कि क्या फालतू का काम किया। ओके, ये पीएम बनने का काम नहीं है। ये वो पीएम बनने का काम है ही नहीं, तो हम तो उसको सबसे पहला काम हम ये करेंगे, हम रिजाइन कर देंगे। अच्छा सर, फिजिक्स सिखाने के बाद क्या कभी लगा कि लाइफ खुद को एक अनसॉल्व इक्वेशन है? वो तो है, वो तो है। लाइफ को अगर देखते हैं ना, तो अभी हमारा, जैसे आप पूछ रहे थे, इमोशंस मेजर किया जा सकता है क्या, अभी हमारी टेक्नोलॉजी इतनी नहीं है कि टेक्नोलॉजी बताए हमें, मशीन बताए कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता, राइट? नेक्स्ट मोमेंट नहीं बता सकते हो? नहीं बता सकता है। और लेकिन आई डोंट नो, मे बी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स फ्रॉम नाउ और फ्यू हंड्रेड ईयर्स फ्रॉम नाउ कुछ बने, तो पता नहीं कैसे, नहीं करने जा सकता। सर, अगर आपको चुनना हो टी और टेलीस्कोप तो क्या चुनेंगे? क्या टी? हाँ, टी और टेलीस्कोप। मतलब चाय पीना है कि हाँ। टेलीस्कोप देखना है? ना, तो दोनों चुन लेंगे भैया, चाय पीते पीते टेलीस्कोप देखेंगे। अगर ग्रेविटी अचानक 10 मिनट के लिए गायब हो जाए तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? हम उड़ जाएंगे, और क्या करेंगे। आखिरी सवाल, अगर आपको भगवान से एक यूनिवर्सल कांस्टेंट बदलने की शक्ति दी जाए तो आप कौन से कांस्टेंट बदलेंगे? और क्यों? नहीं, जो है सो सब अच्छा है, उसको बदल के मैं कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहूंगा। नहीं, फिर भी सर कोई एक। नहीं, जो है सो बहुत अच्छा है, और इसको बदलने का कोई जरूरत नहीं है। एवरीथिंग इज वेरी फाइन, सारे यूनिवर्सल कांस्टेंट्स मिलके जो दुनिया मुझे दे रहे हैं वो बढ़िया दुनिया है, हम इसी दुनिया में रहेंगे। रैपिड राउंड के क्वेश्चन है, वो भी पूछ लेता हूँ आपसे। सर, आपका फेवरेट इक्वेशन कौन सा है? सभी क्वेश्चंस फेवरेट होते हैं, हाँ, फेवरेट इंडियन साइंटिस्ट? सभी, और इंक्लूडिंग मी। वन थिंग इंडिया नीड्स इन साइंस? लगाओ, राइट, अटैचमेंट, साइंस के साथ में अटैचमेंट वो मिसिंग है। नेक्स्ट ड्रीम फॉर इंडिया इन फिजिक्स? ड्रीम ऐसा कुछ नहीं होता है, तो ग्लोबल चीजें हैं, उसमें इंडिया का क्या है, सारी दुनिया जो अब कर रही है, इन्वायरमेंट का केस है। सबसे बड़ा ड्रीम तो यही है कि हमारा इन्वायरमेंट जो डिटोरिएट कर रहा है वो डिटोरिएशन रुके, लोगों को पता रहे कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। इतना सारा प्लास्टिक का बोतल, कोई कॉन्फ्रेंस होता है तो 250-250 ml की सैकड़ों बोतलें आकर के रखी, एक बार पानी पीते हैं फेंक देते हैं। तो एक मीनिंगफुल ड्रीम तो ये जरूर है
कि लोगों में इतनी चेतना आए कि वो खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं इन्वायरमेंट को खराब करके। तो अपनी साइंस, अपना टेक्नोलॉजी और अपना सोशल साइंस इतना मजबूत हो और इस डायरेक्शन में लोगों को के मन के अंदर में भाव जगाए कि प्रकृति की पूजा करनी, प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाना, तो वो एक आवश्यक ड्रीम है, हर किसी के पास होना चाहिए, वो साइंस वालों के पास। हाँ सर, एक आखिरी सवाल है आपके मम्मी पापा से जुड़ा हुआ। आपको सबसे ज्यादा मतलब प्यार किससे मिला, मम्मी से या पापा से, या किसके साथ ज्यादा यादें हैं आपकी? ऐसा कुछ नहीं कहेंगे हम इस मामले हमें, मैं जिसको कहते हैं आई एम ब्लेस्ड, है ना, मुझको इस बात का वरदान प्राप्त है कि मुझको प्यार ही प्यार मिलता है, अथाह समुद्र प्यार का मुझको मिलता है। तो उसमें कुछ भी आइसोलेट करना मुश्किल है कि किसका और तो कैसा। सर क्या अभी आपको कभी जस्ट लाइक मम्मी का ठेकुआ याद आता है क्या? आता है, क्यों नहीं वो आता है, जो 9th क्लास का बच्चा था। बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है, सबका आता है। भैया है मेरे, भाभी है मेरी, माता जी है मेरे, पिताजी है मेरे, बहनें हैं मेरी, और अभी की जो जनरेशन है, अभी की जो जनरेशन है उनके जो बच्चे हैं, ये हैं, वो सारे लोग जो हैं, और प्लस जो मेरे परिवार के बाहर भी जो बड़ा परिवार है, उसमें भी जो लोग हैं जिन्होंने मेरे को कभी फिजिकली नहीं देखा, मैंने उनको नहीं देखा, कि बात नहीं, उनसे भी इतना प्यार मिलता है मुझे। तो उस मामले में तो कुछ वरदान ही लेके आया हूँ मैं। तो सर आप इतना मतलब सादा जीवन जीते हैं, जस्ट लाइक कभी मेट्रो से आप घूमने निकल जाते हैं या पैदल भी निकल जाते हैं, तो मतलब ऐसा फील नहीं आता है? आजकल देखता हूँ मैं कि मैं सेलिब्रिटी हूँ मुझे 10 बाउंसर चाहिए, गार्ड चाहिए, लेकिन आपके साथ ऐसा क्यों नहीं देखो, है? जब तक आप सोसाइटी से नहीं जुड़े, हम्म, सोसाइटी से आप सीधा सीधा जब तक जुड़ोगे नहीं, उनकी तरह नहीं रहोगे, तो जिंदगी मीनिंगफुल नहीं होगी। मीनिंगफुल जिंदगी तभी होती है जब आप जो कुछ भी काम करते हो वो सोसाइटी को उसका लाभ मिले, ठीक है ना। अब ये भी वो भी पक्ष है कि जैसे कोई बड़ा साइंटिस्ट है, वो अपने लैब में घुसा रहता है, लेकिन वो लैब में कुछ इस तरह का रिसर्च कर रहा है, कुछ इस तरह की चीज निकल रही है जिससे कि पूरे समाज को फायदा होने वाला है, दैट्स गुड। तो मैं अगर उतना बड़ा साइंटिस्ट नहीं हूं, तो मेरे लिए क्या रास्ता है? मेरे लिए रास्ता यही है कि जब छोटा मोटा ही काम हम कर सकते हैं तो हम सोसाइटी में जाएं ना, फिर उनका दुख दर्द समझें, उनकी समस्याएं समझें, उनके साथ अपना रिश्ता घुले मिले जोड़ें। जी। हाँ, उनके साथ अपना रिश्ता जोड़ें, जैसे वो रहते हैं वैसे ही हम रहें, ताकि मेरे पास थोड़ी सी अगर चीजें हैं केवल, तो बढ़ जाए, अभी बढ़ जाए, नहीं तो साथ मेरी चली जाएंगी, राइट। तो जो लोग इस प्रकार का काम कर रहे हैं, वो सोसाइटी से नहीं भी जुड़े हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, जिनके काम के कारण से इम्पैक्ट पड़ने वाला है सोसाइटी पे, पॉजिटिव इम्पैक्ट, बहुत अच्छा है। लेकिन मेरे लिए उस स्तर पर तो हम है नहीं भैया, कोई पाथ ब्रेकिंग बहुत बड़ा रिसर्च तो हम करने वाले हैं नहीं, तो थोड़ा बहुत जो कुछ जानते हैं उसका पूरा पूरा लाभ जल्दी से दे दें सबको, जल्दी से दे दें सबको, जो जो मिले सो सबको बांट दें। तो सर आप बस ये बताइए कि आपको मेरे साथ पॉडकास्ट करके कैसा लगा? देखो मैं जो हूँ ना, वो दिल से सबसे जुड़ा हुआ हूँ। मैंने तुम्हारे पोस्ट कार्ड को हाँ क्यों कहा? तुमने लिखा, मैं तो नहीं जानता था कौन मनीष है और क्या फायदा होगा मुझे इस पॉडकास्ट से, कितनी पब्लिसिटी मिलेगी, कितने लोगों तक मेरा संदेश जाएगा, मुझे कुछ पता नहीं है, फिर भी मैंने हाँ करी ना। तो मैं सबके साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो आपसे बात करके, किसी के भी साथ में बात करके, उनकी उनकी जो शक्तियां हैं, उनके पास जो रिसोर्सेज हैं, उसका उपयोग अगर मेरे माध्यम से हो करके और अच्छे संदेश सोसाइटी तक पहुंच रहे हैं, बल्ले बल्ले। तो दोस्तों आज हम थे एससी वर्मा सर के साथ, तो सर के साथ मिलके काफी अच्छा लगा, और सर से मुझे आज ये सीखने को मिला कि इंसान को हमेशा हंसता मुस्कुराता रहना चाहिए। और सर ने बिल्कुल ये बात सही मतलब कहा कि हमें ये कोशिश करते रहना चाहिए कि हम कितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन अपने क्षेत्र में दे सकते हैं। तो मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में एक नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। चलो गुड, बहुत बढ़िया भैया, मम्मी ने बना के दिया। हाँ। अरे बहुत बहुत प्रणाम बोल